रिकॉर्डिंग हुई? यस। रिपीट आ गई? हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर स्वागत करता हूं आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलिए बच्चों, तो आप लोग और हम लोग मिलके जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी द्रव्य के तापीय गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे, और वहाँ पर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देख ली थी, जैसे ताप क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ऊष्माधारिता क्या होती है। उसके बाद हमने त्रिक बिंदु के बारे में या फिर गलनांक क्वथनांक के बारे में या अवस्था परिवर्तन के बारे में, थर्मल एक्सपेंशन यानी तापीय प्रसार के बारे में, ये सारी चर्चाएं हमने कर ली थी। और लास्ट जो पार्ट इसका बचता है थर्मल फिजिक्स का, इसका जो हम चैप्टर कर रहे हैं, इसका ऊष्मा संचरण की विद्या यानी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, और इसमें 2 या 3 लेक्चर लगते हैं हार्डली, और ये आपका 11 चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं और नाम से भी पता चल रहा है कि ऊष्मा संचरण की विद्या, इसको जरा समझते हैं हम लोग। नाम से पता चल रहा है कि ऊष्मा का संचरण यानी ऊष्मा, जैसा कि आपको पता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर यानी उच्च ताप से निम्न दाब की ओर जो है ऊष्मा संचरित होती है, चलती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका मात्रक भी जूल ही होता है। अब जब ये चलती है तो जो है कितने तरीके से जो है ये जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे कि भाई क्या जो है किस रास्ते से या किस तरीके से ये जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। तो 3 तरीके हैं इसके, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। इनके हिंदी में नाम मैं आपको बता देता हूं। इसको बोलते हैं चालन, इसको बोलते हैं विकिरण, और इसको बोलते हैं सहवन। ठीक है, जैसे रॉड है ये। यानी चालन का मतलब होता है कि मान लो कि एक लोहे की रॉड है इसके पास, और यहाँ पे इसने गरम अपना जो हाथ, इसको गरम फील हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, ये सिरा गरम हो रहा है लोहे का, और ये सिरा गरम होते 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 यहाँ तक गरम होने लग जाता है। जैसे आपने चिमटे वगैरह से अगर रोटी वगैरह पलटी हो, लाइफ में कभी काम पड़ा हो या फिर किसी सरिये को गर्म किया, तो आपने देखा हो कि पहले आगे वाला हिस्सा गर्म होता है और धीरे 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 यहाँ तक जो है गर्म होने लग जाता है। यानी सारे पार्टिकल्स जो है भाई साहब धीरे धीरे गर्म होते हैं, और यहाँ तक ऊष्मा पहुंच गई थी। एक्चुअली तो यहाँ थी और अब यहाँ पहुंच गई। क्या हुआ है, चालन हुआ है। इसमें माध्यम की जरूरत पड़ी है, हमें माध्यम रिक्वायर्ड हुआ है, यानी मीडियम रिक्वायर्ड है। तो मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि जो है कलर थोड़ा अच्छा लगे, कलरफुल लाइफ लगे। यानी इसमें माध्यम की जरूरत पड़ी है। माध्यम कौन सा, जैसे ये सरिया है, रॉड है, छड़ है, और हीट जो आगे आएगी सारी बातें, अभी थोड़ा इनिशियल समझ लीजिए। दूसरा है कन्वेक्शन यानी संवहन। देख रहे हो आप, यहां से हीट जो है ये धुआं जो भी यहां पर बन रहा है, इसका हीट के जो इसका ये यहां हाथों से टकरा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ ठंडा हो रहा है और फिर वापस आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है। इसको और एग्जांपल से समझ सकते हो। पानी को कभी गर्म करते हुए देखा होगा आप लोगों ने, इस तरह से होता क्या है कि ये अगर पानी है तो भाई साहब क्या होता है, नीचे वाला पानी पहले गर्म होता है, और ये पानी का गर्म होता है, जिसकी डेंसिटी यानी इसका घनत्व कम हो जाता है, और जिसका घनत्व कम होता है वो रहता है ऊपर, जिसका घनत्व ज्यादा होता है रहता है नीचे। ऊपर वाला ठंडा पानी आ जाता है नीचे, ये गर्म होके ऐसे चलता रहता है। तो इसमें भी माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन इसमें देखो ये गर्म वाला पानी जो है ये यहाँ गर्म होके ऊपर गया है और इसको गर्म करने के लिए नीचे भेजा है।
यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि यहाँ के जो पार्टिकल थे रॉड के वो गर्म होने के लिए यहाँ आए हैं या फिर यहाँ गर्म होके यहाँ गए हैं। तो इसमें माध्यम के कणों का कोई स्थानांतरण नहीं होता, लेकिन इसमें माध्यम के कणों का स्थानांतरण होता है, ये फर्क है। और तीसरा रेडिएशन जो कि हम नॉर्मल देखते हैं कि सूरज से जो गर्मी अपनी पृथ्वी तक आ रही है, जो हीट आ रही है, उसका पीछे रीजन क्या है, रेडिएशन है, रेडिएशन के फॉर्म में आती है। और सबसे फास्ट जो मोड है, सबसे तेज जो हीट का ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। जैसा कि यहाँ देख रखा है, यहाँ पर ये जल रहा है लेकिन काफी दूर खड़ा, आदमी को गर्मी लग रही, कुछ चीजें आती जाती दिख नहीं रही है, फिर भी गर्म फील हो रहा है इसको, किसकी वजह से, रेडिएशन आ रही है इसकी। ओके, तीनों के बारे में ब्रीफ चर्चा भी होगी 1 by 1, आप बस बने रहना। तो पहला जो तरीका है वो है चालन, है ना, पहला जो मोड है वो है चालन। ठीक है, ये पहला मोड। चालन विधि में मान लीजिए कि यहां पर कोई आग जल रही है और एक रॉड है, तो धीरे धीरे ये रॉड गर्म होने लगती है और आपके हाथों में भी फील होने लगता है कि भाई साहब गर्म हो गई। ठीक है साहब, अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी है या जो चीज की काम की जो चीजें हैं जो पूछी जाती हैं कि पहला तो हो क्यों रहा है ऐसा, हो ऐसे रहा है कि लाइन में कुछ लोग खड़े हैं इस तरह से, ये भाई साहब थोड़े बदमाश हैं, इन्होंने इसको धक्का दे दिया। जाहिर सी बात है कि लोग ऐसे सटे हुए खड़े मान लेते हैं इस तरह से। अब इसको धक्का लगा है तो जाहिर सी बात है कि वो बेचारा आगे गिरेगा, तो धक्का इसको लगा, इसके बाद इसको लगा, इसके बाद धक्का इसको लगा, इसके बाद धक्का इसको लगा और धक्का यहां तक पहुंच गया। क्या ये आदमी धक्का देने के लिए यहां आया है, तो जवाब है नहीं। क्या ये आदमी धक्का लेने के लिए यहां गया है, तो जवाब है नहीं। यानी हुआ क्या है कि ये वाले आदमी अपनी जगह खड़े खड़े ही एक दूसरे को ट्रांसफर किए जा रहे हैं एनर्जी। अगर इस धक्के को मैं मान लेता हूं एनर्जी, ये धक्का जो है वो एनर्जी है, और इसी धक्के को एनर्जी को अगर मैं हीट मान लूं, जो कि मैं आगे करने वाला हूं, तो ये धक्का ट्रांसफर हुआ है अपनी जगह खड़े खड़े, बस थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, फिर अपनी जगह ही है, ये ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया और यहां आ गया। लेकिन इसको यहां तक धक्का पहुंचाने के लिए इस आदमी की जरूरत तो पड़ी ना। अगर ये आदमी होता नहीं तो धक्का यहां पहुंचता ही नहीं, या ये आदमी यहां खड़ा और ये आदमी खड़ा, बीच में कोई नहीं है, तो क्या धक्का पहुंच जाता, नहीं पहुंचता। अब इसको समझते हैं हम थोड़ा थर्मल जो अपना फिजिक्स है उससे रिलेटेड। ये तो नॉर्मल बात हो गई, ठीक है। अब नॉर्मल बात तो चलो होती रहती है, फिजिक्स क्या कहती है, सर ये धक्का वक्का तो चलो होता रहेगा। तो फिजिक्स ये कहती है कि भाई यहाँ पर कोई सोर्स है जिसका टेम्परेचर है TH, H का मतलब हाई, मतलब ज़्यादा, और बीच में एक रॉड है, मान लीजिए इस तरह से। रॉड यहाँ पर सड़क नहीं है, ROD वाला है, ROAD वाला नहीं है, ठीक है, जो कि TC यानी T कोल्ड यानी ये ठंडा है। बता देता हूं यहाँ पर TH इज ग्रेटर देन TC यानी हाई टेम्परेचर पे ये है, तो हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर यानी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा, यानी हीट चलेगी ऐसे। ये बात फिक्स है। इसको लिख देते हैं ऊष्मा, हिंदी मीडियम के लिए भी जरूरी है लिखना। चलिए साहब, ऐसे हीट आएगी, ओके। तो चालन में कण जो है ये वाले, तो माध्यम के कण, ये अपनी कॉपी में लिख देना ये पॉइंट, माध्यम के कण ऊष्मा पाकर कंपित होते हैं और ऊष्मा ऊर्जा को, अपनी कॉपी में लिखते रहना, जो चीज समझाइए तभी लिखवा रहा हूं ताकि माइंड में पिक्चराइजेशन भी बने, ये लाइन वाला। और ऊष्मा नहीं है, ऊष्मा ऊर्जा को एक माध्यम से एक कण से
दूसरे कण में स्थानांतरित कर देते। ये पहला, ठीक है, कर देते हैं तथा इस तरह ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। पूरी बात लिखना जरूरी है। पिक्चराइजेशन होना चाहिए कि इस तरह से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे तो इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? अगर ये आपने लिख दिया है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे माध्यम के कणों का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माध्यम के कण का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। ऊष्मा, अब ये बात समझ गए होंगे, स्थानांतरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम, तभी तो माध्यम आ रहा है, माध्यम की आवश्यकता होती। वो रॉड होगी, वो आदमी इधर होंगे लाइन में तो इधर का पहुंचेगा, माध्यम की अवस्था होगी। लेकिन एक आदमी दूसरी जगह नहीं जा रहा है, माध्यम के कणों का कोई भी स्पेसमेंट नहीं होता। ठीक है साहब। और सामान्यतः ठोस पदार्थों में इस विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण होता है। ये जो पॉइंट्स जो लिख रहा हूं, ये ऑलरेडी अगर लिख के ले आता तो दिक्कत होती, फटाफट अंडरलाइन हो जाती, लेकिन चीज़ें समझ नहीं आती। अभी क्या है कि पहले एग्जाम्पल, फिर चीज़ों को सेट एकदम। सामान्यतः ठोस में इसका मतलब ये नहीं कि द्रव में और गैस में नहीं होगा, बट नॉर्मल जो सबसे ज़्यादा देखा गया है वो ठोस में देखा गया। हम जो एग्जाम्पल भी लेंगे उसमें रॉड का एग्जाम्पल लेंगे, ठोस, चालक, इस तरह के। ठीक है, तो ये बात होगी। अब थोड़ा इसके पीछे के फिजिक्स क्या है, फॉर्मूले क्या है, वो भी जरा देख लेते हैं। तो देखिए, ऊष्मा का संचरण सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर है। थ्योरेटिकल चीज है, फिर आपको नोट्स में मिल जाएगी, मैं फटाफट एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ। यह संचरण सामान्यतः निम्न विधियों से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। सामान्यतः ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से होता है, जबकि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। सूर्य से पृथ्वी तक तथा सूर्य से ऊर्जा विकिरण के रूप में आती है। पृथ्वी से सूर्य तक जो ऊर्जा आती है विकिरण के रूप में आती है। यहाँ ये उल्लेख भी आवश्यक है कि चालन व संवहन ऊष्मा संचरण की धीमी विधियां हैं, जबकि विकिरण तीव्र विधि है। ये भी मैंने बता दिया, ये विधि है। चालन तथा संवहन नहीं है के लिए माध्यम की आवश्यकता है, जबकि विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये भी मैंने बता दिया, विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, चालन तथा संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपनी कॉपी में लिख देना, ताकि ये जो चीजें काम आए तुम्हारे लिए आगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब पहली विधि है चालन। यदि किसी छड़ के सिरों पर तापांतर उत्पन्न किया जाता है तो ऊष्मा का संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, और ऊष्मा के इसी स्थानांतरण को चालन कहते हैं। अगर चालन की डेफिनेशन आ जाए तो भाई साहब अच्छे से लिखी हुई है, फोटो आ जाए तो और अच्छे से लिख देना। यहाँ पर ये TC है और TH है, यहाँ पर H की डायरेक्शन ये बना लेना और लिख देना TH इज ग्रेटर देन TC, तभी ये हो गई। ओके साहब, ये बातें कर चुका हूँ।
ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि दोलन करने लगते हैं, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और इस तरह से वो जो है अपने पास वालों को देख लेता है और अंत ऊर्जा का स्थानांतरण, ये सारी चीज़ मैंने बता दी है आपको, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं। इस अभी जो मैंने थ्योरेटिकल चीज़ें जो बताई थी, जो लिखवाया था, उसी का ये है, क्योंकि आपको PDF में मिलने वाले नोट्स है, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ वर्ड में टाइप किया हुआ है। छड़ की अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं। चलिए तो पेन वेन चेंज कर लेते हैं, काफ़ी देर से जो है हम इससे बात करते आ रहे हैं। TC TH एक रॉड है, ये वाली, ये खोखली नहीं है, हो भी सकती कोई प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे हीट जो है वो ऐसे चल रही है और ये बताता है कि TH इज ग्रेटर देन TC। अब जरा बात करते हैं, ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये तब तक होती रहेगी जब तक इसमें एक स्थायी अवस्था न आ जाए। स्थायी अवस्था का मतलब क्या होता है? स्थायी अवस्था या स्टडी स्टेट जिसको बोला जाता है, स्टडी स्टेट या स्थायी अवस्था। तो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो किस तरह से होता है, वो कब तक होता है वगैरह, कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए तब तक होगा। स्थायी अवस्था का क्या मतलब, उसको जरा सोचिए आप, कि जब तक इसमें स्थायी अवस्था नहीं आएगी, ये रॉड क्या करेगी, हीट को खुद लेती रहेगी, रॉड अपना टेम्परेचर बढ़ाती रहेगी। रॉड क्या करेगी, अपना टेम्परेचर बढ़ाती रहेगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि रॉड का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा और वो कांस्टेंट हीट यानी नियत हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती रहेगी। यानी आपने देखा होगा कि जो सरिया है उसका आगे वाला हिस्सा ज्यादा गर्म होता है पीछे वाला, अगर आप देखो ऑब्वियसली आगे वाला, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है उसका टेम्परेचर डाउन होता रहता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है उसका टेम्परेचर क्या होता रहता है, डाउन रहता रहता है। आपका हाथ का जो सिरा है वो कम गर्म होगा, है ना। तो होता क्या कि स्टेडी स्टेट के अंदर आप देखिए, स्टेडी स्टेट का या स्थायी अवस्था का मतलब क्या होता है, इस तरह से अलग अलग जो इसके सेक्शन हैं, मान ली यहां का टेम्परेचर हो जाता है T1, T2 एंड T3। पहले तो ये T1 नहीं था, पहले मान लीजिए कुछ था। एक टाइम के बाद इस सेक्शन का जो टेम्परेचर है भाई साहब वो कितना हो गया है, T1 हो गया। अब ये फिक्स हो गया, अब नहीं बदलने वाला है ये। ऐसे कैसे, T2 बढ़ते बढ़ते फिक्स हो गया, फिर T3 फिक्स हो गया। इस तरह से क्या होंगे, इसके अलग अलग सेक्शन के जो टेम्परेचर है अलग अलग पॉइंट्स के वो फिक्स हो जाते हैं और तब जो है नियत ऊष्मा का स्थानांतरण एक से दूसरे में होता रहता है। यानी वह अवस्था जब छड़ के अलग अलग भागों का, इसका मतलब ये नहीं कि T3 और T1 इक्वल हो गए, नहीं, ऑलरेडी T1 ज्यादा होगा क्योंकि ये पास में है गर्म के। अलग अलग भागों का तापमान नियत हो जाता है, तथा ऊष्मा का नियत स्थानांतरण होने लगता है। फिर जो है कांस्टेंट हीट यहां से यहां पहुंचती रहेगी। ओके, अब मानना
छड़ की लंबाई L है, कॉपी में लिखते रहना ये चीजें। क्षेत्रफल किसका? अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तथा तापांतर डेल्टा T है। अतः अब ध्यान दीजिए, तापांतर डेल्टा टी क्या है यहां पर देख लीजिए। डेल्टा टी है टी हाई माइनस टी लो, सॉरी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये याद रखो, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी टी अंतिम माइनस टी प्रारंभिक, ये ध्यान रखना, टी अंतिम माइनस टी प्रारंभिक। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि छड़ की यह अवस्था जब छड़ का कोई भी भाग ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता। मैंने बताया ना, पहले तो छड़ जो है हीट को लेगी और एक टाइम के बाद लेना बंद कर देगी। ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था या स्टेडी स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन कहलाती है। इस अवस्था में छड़ के किसी भी परिच्छेद के एकांक समय में प्रवाहित ऊष्मा धारा कहलाती है तथा इसे H से व्यक्त करते हैं। अभी आऊंगा मैं इस पे। H बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे थोड़ा गौर करना। अभी आएगा, चिंता न करें, बस थ्योरेटिकल थोड़ी चीजें देख ले कि स्थायी अवस्था क्या होती है। ओके, अब यहाँ पे ये चीजें लिखी है, यहाँ पर डेल क्यू डेल टी समय में प्रवाहित ऊष्मा की यह मात्रा पर पाया जाता है कि ऊष्मा चालन स्थायी अवस्था में। अब देखिए स्थायी अवस्था में क्या होता है कि इस तरह की कंडीशन बनी थी, यहां पर TH, यहां पर TC, लंबाई L, एरिया A। तो आपने देखा कि ऊष्मीय धारा क्या होती है, ऊष्मीय धारा की फॉर्मूला लिख देना। इस अवस्था में छड़ के किसी भी प्रतिच्छेद से एकांक समय में प्रवाहित ऊष्मा ऊष्मीय धारा कहलाती है। यानी जब स्थायी अवस्था आ जाती है तो ये जो हीट जो ट्रांसफर होती है ना H, इसको बोलते हैं ऊष्मीय धारा। तो यानी H बराबर होता है dQ/dt, यानी प्रति एकांक समय में प्रवाहित ऊष्मा को ऊष्मीय धारा कहते हैं। तो ये समानुपाती होती है किसके? क्षेत्रफल के। ये हीट समानुपाती होती है किसके? उसके तापमान के डिफरेंस के, डेल्टा टी के। और ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और यही हीट समानुपाती होती है 1/L के, या व्युत्क्रमानुपाती होती है L के, यानी इसकी लंबाई के। इसको समझिए सर ये कैसे लिख दिया। जस्ट एक स्क्रीन लेते हैं और अभी आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि अपने पास तीनों इक्वेशन आई थी, उसको मैं लिख देता हूँ। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T एंड H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, वेयर H इक्वल्स टू dQ/dt, यानी इसको बोलते हैं ऊष्मीय धारा, ऊष्मीय धारा। फोटो जो है आप यहाँ बनाना अपनी कॉपी में, आप जहाँ बनाए सही है, इस तरह से साइड में फोटो बना लेना ताकि चीज़ों का फील सही से आए। बड़ा धीरे इसलिए समझा रहा हूँ कि बाकी बाद में दिक्कत ना हो। ये TH है और ये TC है, इसको मैं अगर T1 और T2 दे दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि ताकि डेरिवेशन के हिसाब से जो लिखा हुआ उस हिसाब से सही रहे, वरना उनको चेंज करना पड़ेगा, है ना। नोटेशन है, कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी वही बात है कि हीट का फ्लो इधर होगा। ये जो रॉड है इसकी लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो एरिया के समानुपाती, तापांतर के समानुपाती और लंबाई के समानुपाती। अगर मैं इन तीनों को एक साथ लिख दूं तो लिख सकता हूं H इज प्रोपोर्शनल टू A
T2 माइनस T1 यानी ये यहाँ पे T1 माइनस T2, बेसिकली इसको आप T2 माइनस T1 कर दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला में थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं बता दूंगा कहाँ आएगी। इसको कर देना T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये डेल्टा टी। तो H समानुपाती है A डेल्टा टी अपॉन L। कैसे यार, इसको साथ साथ लिख दो ना आप। तो A के समानुपाती, डेल्टा T के समानुपाती और L के व्युत्क्रमानुपाती, तीनों के एक साथ लिख दिया। देखो यहाँ पर A डेल्टा T और L, डेल्टा T की वैल्यू T2 माइनस T1 है। तो यहाँ पर जब भी समानुपाती नियतांक हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो ये आता है। समानुपाती का चिन्ह जब भी हटता है एक कांस्टेंट आता है, वो ये आता है। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट यानी एक नियतांक आता है, वो आता है यहाँ पर K। तो यहाँ पर H का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा K A डेल्टा T डिवाइड बाई L। इसको थोड़ा सा K एक नियतांक है जिसे पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्शन कहते हैं। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझने का तरीका ये है कि आपने एक तवे पे एक अंगुली रखी, हीट फील हुई, पूरा हाथ रख दिया तो ज्यादा हीट फील हुई, यानी एरिया ज्यादा है तो हीट ज्यादा फ्लो होगी, एरिया के समानुपाती आ रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, आपका हाथ मान लो 25 डिग्री पे है, रूम टेम्परेचर पे है, तवे का टेम्परेचर 100 है तो 75 है तो गर्म लगेगा। लेकिन वही तवा बहुत गर्म है, 500 डिग्री पे है, तो हाथ लगाओ ऐसा लगेगा कि क्यों लगा लिया। समझ गए? यानी जितना तापमान का डिफरेंस ज्यादा होगा हीट फ्लो उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा आपको गर्म लगेगा। ठीक है। तीसरा, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती कैसे है? एक रॉड, छोटी सी रॉड लेके ऐसे आग में रखो, पूरी गर्म हो जाएगी। एक लंबी रॉड लेके रखो ऐसे आग में, वो गर्म नहीं होगी। यानी जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतनी हीट का ट्रांसफर कम होगा। यानी इस तरह से तीनों जो है लॉजिकली भी हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो K जो आया उसे बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। K क्या है? ऊष्मा चालकता गुणांक है। ये निर्भर करता है कि पदार्थ कौन सा है, जैसे कॉपर जो है, एल्यूमिनियम है या कोई और है पदार्थ, तो उस हिसाब से जो होता है इसका ऊष्मा चालकता गुणांक होता है। चांदी है ना, तो जैसा पदार्थ होगा जिसका K ज्यादा, K बेसिकली क्या बताता है कि ऊष्मा कितनी आसानी से फ्लो हो सकती है। अगर K 0 है तो हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा, और K अनंत है, बहुत ज्यादा है, तो हीट का ट्रांसफर बहुत आराम से हो जाएगा। अभी देखेंगे इस K पे ही सारा खेल है, तो इस K पे स्टार लगा दो, K बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये होता है हीट करंट, और H की वैल्यू पता होने dQ/dt है, ध्यान रखना। और इससे बोलते हैं ऊष्मीय धारा। ऊष्मीय धारा का ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, और इसको मैं थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करवाने वाला हूँ। ये T2 माइनस T1 क्यों लिखा है? बेसिकली ये जो फॉर्मूला आता है ना, आप इसका फाइनल फॉर्मूला देख लीजिए, इसके आगे एक माइनस आता है, क्योंकि यहां पर अगर मैं T1 माइनस T2 लिखता तो माइनस नहीं लगाता, लेकिन T2 माइनस T1 लिखा है यहां पर क्योंकि T2 इज लेस देन T1, T2 इज लेस देन T1, तो ये वाली चीज नेगेटिव आएगी। भाई मान लीजिए कि ये 30 है तो ये T1 70 है, तो माइनस 40 आया ना, तो उस माइनस को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर मैं एक माइनस और लगा रहा हूँ, जहाँ पर यहाँ पर नीचे लिख देना T2 माइनस T1, और ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे लिख देना TC माइनस TH, यानी कम वाले में से ज़्यादा वाला घट रहा है, तो ये माइनस आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। उस माइनस को कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर प्लस रखा है। चलिए अब जरा और देख लेते हैं। यदि A1 कर दे, फॉर्मूला क्या था ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा फाइनल तक, KA डेल्टा T अपॉन L। अगर K को 1 कर दूं, ठीक है साहब, डेल्टा T अपॉन L को 1 कर दूं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा T अपॉन L को 1 कर दूं, देखो 1 डिग्री सेंटीग्रेड मीटर इनवर्स, क्योंकि डेल्टा T का सेंटीग्रेड और इसका होगा मीटर, मीटर ऊपर जाके होगा मीटर इनवर्स। ठीक है, अगर मैं इसको भी 1 कर दूं, A को 1 कर दूं, तो
h बराबर k आ जाता है, आ ही जाएगा भाई साहब। अब a को आपने 1 कर दिया है तो ये वाली चीज़ तो 1 होगी, हटा तो 1 है मतलब कुछ नहीं है, 1 का गुणा किससे वही होगा, ये भी 1 है गया, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, यानी 1 इंटू k इंटू 1 यानी k ही रहेगा, तो h बराबर k आ जाता है। अर्थात किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा प्रवाह की उस दर के तुल्य है, ये ऊष्मा प्रवाह की दर कहलाता है ऊष्मीय धारा। देखो दर आया क्योंकि dq बट्टे dt है, और कोई भी चीज में dt आ जाए मतलब वो टाइम का डिवाइड हो जाए, मतलब वेग में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर हमेशा टाइम डिवाइड आए तो वो दर हो जाता है। तो किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा प्रवाह की उस दर के तुल्य है जो उस पदार्थ की एकांक अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाली छड़ के सिरों के मध्य एकांक ताप प्रवणता उत्पन्न कर दे। अब ये क्या कह रहा है, बेसिकली जो डेल्टा टी अपॉन एल होता है इसको बोलते हैं ताप प्रवणता, थर्मल ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपॉन लेंथ, ताप प्रवणता। तो ये कह रहा है कि भाई अगर एकांक अनुप्रस्थ काट वाला क्षेत्रफल है और उसके मध्य जो ताप प्रवणता है वो एकांक है, तो उस ऊष्मा धारा का, उस ऊष्मा प्रवाह की दर का मान ऊष्मीय चालकता गुणांक के बराबर होगा। इसी डेफिनेशन को लिखा और कुछ नहीं, आराम से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके समझ आ जाए। H इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के, ओके इसको हटाओ, यहाँ पे जो करवा रहा हूँ ये प्रिंटिंग मिस होगा थोड़ा। H बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के ए, ये डेल्टा टी अपॉन एल, यहाँ पर ये डी टी और ये डी टी में फ़र्क है। तो अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी, k का मात्रक वगैरह निकालना, तो जिसका मात्रक निकालना हो सेकंड चैप्टर में बताता है उसको अलग रख दो, तो k को अलग रख दिया मैंने, बाकी सबको इधर भेज दिया। तो इधर भेजना, इस h को भूल जाओ, इसके बात करते हैं है ना, क्योंकि h बराबर ये है। तो ये बन जाएगा देखो डी क्यू, एल उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा इंटू एल, नीचे क्या हो जाएगा डी टी इंटू ए इंटू डेल्टा टी, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, बन जाएगा k बराबर, है ना, सिंपल सी मैथ से। अब डी क्यू क्या होता है, तो डी क्यू यहाँ पर जूल है तो ये जूल, एल लंबाई है मीटर में, डी टी सेकेंड है, ओके, ये डेल्टा टी टेम्परेचर है तो केल्विन है, और ये एरिया मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, यानी ये बन गया जूल, ये मीटर स्क्वायर और मीटर से 1 चला जाएगा तो मीटर पे पावर रहेगी 1 और ऊपर चली जाएगी पावर तो -1 हो जाएगी, तो जूल मीटर इनवर्स, सेकंड ऊपर चला जाएगा सेकंड इनवर्स, और केल्विन ऊपर चला जाएगा केल्विन इनवर्स। विमीय सूत्र आपको पता है, जूल के लिए लिख दो आप m1l²T⁻², इसके लिए 1, और ये जो भी आपका सिंपल सा उसको जब लिख दोगे तो ये कई बार केल्विन इनवर्स या फिर कुछ बुक्स में m1l1T⁻³ थीटा इनवर्स भी लिखा हो मिल सकता, तो दिक्कत वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। ओके, तो ये विमा और जो है आपका मात्रक हर चैप्टर में आता है, इसीलिए आपको सबसे पहले पढ़ा दिया जाता है कि विमा क्या होती है और मात्रक क्या होता है, ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे आगे आने वाले समय। इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हो भाई साहब, देखिए ये है ना जूल, ये मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स, और ये सेकंड इनवर्स को मैं अगर नीचे ले आऊं तो हो जाएगा जूल बट्टे सेकंड, जैसे आपने पढ़ा है पावर बराबर W/T जूल बट्टे सेकंड, इसको क्या लिखते थे जूल बट्टे सेकंड को वॉट, तो एक और यूनिट बन जाती है वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, है ना, ये यूनिट भी होती है किसकी, के की। तो ये बातें थी जो आई होप आपको क्लियरली समझ आई होगी। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस जाते जाते। जो काम की चीज है वो ये है, ये ध्यान रखना, आगे इसी पे काम आएगा। T1 T2 T1 इज ग्रेटर देन T2,
इसकी उष्मा चालकता गुणांक के, एरिया ए, लंबाई एल। तो जो आपका हीट करंट जिसको मैं लिखता हूँ dQ/dt वो आता है KA डेल्टा टी अपॉन एल। अब यहाँ पर मैं थोड़ी ये बात करना चाह रहा हूँ कि डेल्टा टी अपॉन एल क्या होता है। तो डेल्टा टी अपॉन एल जो होता है वो होता है ताप प्रवणता। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ग्राफ के रूप में, तो ये लंबाई है और यहाँ पर टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है, और यहाँ ये मान लेते हैं टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पे मान लेते हैं टेम्परेचर T1 है, और इस तरह से रॉड है मान लीजिए, यही मान लेते हैं। यहाँ पर तो लंबाई कुछ नहीं है, L बराबर 0 है, और यहाँ पर लंबाई L बराबर L है। तो जब L बराबर 0 है तो टेम्परेचर क्या है, T1 है, यानी हाई टेम्परेचर है, ठीक है साहब। और जब L बराबर L है यहाँ पर, तो टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो यहाँ पर L बराबर 0 मतलब इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे L 0 था, अब बढ़ते बढ़ते L बराबर L आए तो टेम्परेचर क्या आ गया, T2 आ गया। यानी इनको मिलाओगे तो इस तरह से आती है, ये नेगेटिव आता है। देखिए थर्मल ग्रेडियंट क्या आती है, नेगेटिव आती है। देखो स्लोप भी नेगेटिव आ रहा है इसका, इस तरह से आती है। तो ये टेम्परेचर होता है डेल्टा टी अपॉन एल, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव जो आता है हमेशा ये होता है नेगेटिव डेल्टा टी अपॉन एल। का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समय के साथ लंबाई के साथ ताप घट रहा है, नेगेटिव आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई के साथ जो है वो ताप घट रहा है वैसा। तो ये ताप प्रवणता के बारे में है, आगे काम भी आएगा। ताप प्रवणता जैसे कांस्टेंट होती है, देखो यहाँ पे देखो थीटा कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये देखो। तो अगर आप इससे इतने के बारे में बात करो, चाहे इससे लेकर यहाँ तक बात करो, चाहे पूरे की बात करो, सबकी ताप प्रवणता कांस्टेंट रहती है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। जब ये 2 क्लास हैं, जो अभी अगली क्लास आएगी उसमें आपका थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट थोड़ा सा टफ रहता है, न्यूमेरिकल वगैरह भी रहेंगे इसमें। 10th क्लास की थोड़ी प्रतिरोधक का संयोजन भी काम आने वाला है, तो बने रहिए। मैं अगली क्लास में जो है बताता हूँ कि किस तरह से न्यूमेरिकल जो है उनको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।